हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन भारतम एकेडमी। भारतम एकेडमी पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में डिस्कस किया था। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पैटर्न। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है, इसकी बात की थी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो दो पेपर हैं प्रारंभिक परीक्षा में, यह आपको बताया गया था पिछली वीडियो के अंदर। एक बात, कौन कौन से पेपर हैं? एक जीएस का और दूसरा सीसेट का। इसके बाद ये पेपर का जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस प्रकार की है? ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप, इसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, बहु विकल्प वाले प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको चूज करना होगा सही उत्तर। तो यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में सवाल का उत्तर वहां लिखा होता है, बस आपको बताना होता है सही वाला उत्तर कौन सा है। ठीक है, 400 नंबर के होते हैं, 200 पेपर का दोनों नंबर होता है। ओवरऑल आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 घंटे मिलते हैं। हाँ, जो विद्यार्थी ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं या किसी भी जो तय मानक की डिसेबिलिटी है, उनको 20 मिनट अतिरिक्त मिल जाते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय हो गया, एक्सेप्शन हो गया। बड़ी बात क्या है कि प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 का नकारात्मक अंकन होता है। नेगेटिव मार्किंग मीन्स अगर आपने एक सवाल सही किया, जीएस की हम बात करें तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसी सवाल को गलत कर दिया, सही करने पे 2 मार्क्स मिल गए, अगर आपने उस सवाल को गलत कर दिया तो आपका 1/3 अंक यानी कि लगभग 0.75 आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको सही करने के अंक मिलते हैं, गलत करने पर आपके अंक कटते हैं। ये इस परीक्षा को और घातक बना देता है। ठीक है, और मीडियम की बात करें तो जो पेपर आपको मिलता है उसमें सभी सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर लिखे होंगे। अपने माध्यम के अनुसार आप उसमें से कोई भी पढ़ करके और उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में केवल आपको बॉक्स भरना है, तो वहां पर कोई माध्यम बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर की बात करें, पेपर 1, जिसको सामान्य अध्ययन का पेपर या जनरल स्टडीज का पेपर कहा जाता है, उसकी हम बात करें। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भी लिखा हुआ है ताकि आपको सुविधा रहे, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों लैंग्वेज में आप लोग इजीली कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। तो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा के। हालांकि प्रीलिम्स में यूपीएससी ने अपने सिलेबस को बहुत डिस्क्राइब नहीं किया है, केवल शीर्षक लिख करके छोड़ दिए, टाइटल लिख करके छोड़ दिया है। तो उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, ये हम पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ यूपीएससी ने, उसकी बात अगर की जाए तो सबसे पहले करंट अफेयर्स जिसको आप लोग कहते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसका इंपॉर्टेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है। इसका मतलब आपके गली के बाहर चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो गया, यूपीएससी को उससे मतलब नहीं है। नेशनल लेवल की कोई ऐसी घटना होनी चाहिए इसका प्रभाव पूरे देश पर होता हो, पूरे समाज पर होता हो, अर्थव्यवस्था पर होता हो, या अंतरराष्ट्रीय महत्व की कोई ऐसी घटना जिसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा, भारत के ऊपर होगा। कोई घटना ऐसी किसी देश में घटी है जिसका हमसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, तो हमारे लिए करंट अफेयर्स नहीं है, वो बहुत कॉमन सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक है वो है इतिहास। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यानी कि प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ओवरऑल इतिहास का टॉपिक लग रहा है, इतिहास ही है, लेकिन उसको 2 भाग में कर दिया है। एक ओवरऑल इतिहास पढ़ना है और उसमें भी विशेष रूप से क्या पढ़ना है आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी गिनती हम 1885 से लेकर के और 1947 तक करते हैं कि भारत कैसे आजाद हुआ, उसकी चर्चा आती है। जो तीसरा हमारा प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक होता है वो होता है भूगोल, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर भी यूपीएससी ने बहुत सिलेक्टिव लिखा हुआ है वहां पर,
उसको हम पकड़ेंगे तो सुविधा हो जाती है, वरना फिर हम ज्योग्राफी के कुछ पक्षों को ज्यादा पढ़ लेते हैं और कुछ छूट जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पहली बात क्या लिखा है, भारत और विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी आपको इंडिया की भी पढ़नी है और वर्ल्ड की भी पढ़नी है। स्पेशल रेफरेंस में क्या क्या लेना है, तो एक प्राकृतिक, ठीक है, फिजिकल, दूसरा सामाजिक सोशल ज्योग्राफी, और तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों के अंदर क्या क्या आते हैं, तो जब हम विषयवार डिस्कशन कर रहे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में वीडियो जाएंगे, वहां पर आपको डिटेल्ड सिलेबस इन सब विषयों का मिलने वाला है। कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, भूगोल कैसे तैयार करें, भूगोल का सिलेबस क्या है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, सेम ऑल दीज थिंग्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड अदर ऑल गिवन सब्जेक्ट्स, तब हम उसकी बात कर लेंगे। अगले अगर हम सब्जेक्ट पे आए तो उसको मूल रूप से पॉलिटी ऐसा हम लोग लिख देते हैं, या पॉलिटी सहज भाषा में कह देते हैं। हालांकि डिटेलिंग यहाँ पर यूपीएससी ने की है। तो एक तो भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी के अंदर क्या आ जाता है, बड़ी मात्रा के अंदर संविधान वाला भाग। गवर्नेंस में सरकार के अलग अलग जो अंग हैं उनकी चर्चा हो जाती है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ डिटेलिंग में इसकी, एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके बारे में चर्चा करना है आपको। फिर पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, प्रशासन, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी जो बनती हैं, सरकारी योजनाएं आदि हो गई, और अधिकार संबंधी मुद्दे। अधिकार संबंधी, अधिकार किसकी बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नागरिक हैं, उस नागरिक के अंदर भी जो अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये हमारा एक पॉलिटी वाला बड़ा सेक्शन यहाँ पर हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग इकोनॉमी कह देते हैं, सहज सरल भाषा में। उसके भी यहाँ पर डिटेलिंग कुछ यूपीएससी ने थोड़ी बहुत की हुई है। तो पहला क्या, आर्थिक और सामाजिक विकास, मूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, सोशल शब्द जुड़ा हुआ है, इसकी बात की जा रही है। इसके अंतर्गत एक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग टिकाऊ विकास, धारणीय विकास शब्द भी प्रयोग करते हैं। फिर इंक्लूजन, समावेशन, सतत विकास सबने सुना होगा, समावेशन भी खूब प्रचलन में है। समावेशन यानी कि समाज के, देश के सभी वर्गों को साथ में लेकर के विकास करना। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक वर्ग का, किसी एक शहर का, किसी एक राज्य का विकास हो रहा है, नहीं। इंक्लूसिविटी का मतलब ये सबको साथ में लेकर के विकास करना, तो उसकी बात की गई है। पॉवर्टी, गरीबी, और भारत जैसे देशों के लिए, एशिया अफ्रीकन देशों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। हमारे देश में अभी भी कोरोना के अंदर हमें 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ा है ना, तो वो स्थिति दर्शाता है। बीपीएल वगैरह सारा विषय अलग है ही। उसके बाद फिर डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। और फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सरकार के द्वारा भी, अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी, आदि आदि। तो ये हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेक्शन जो लगातार पिछले कई वर्षों से इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है क्योंकि उसकी आवश्यकता है, वो आ जाता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। प्रारंभिक परीक्षा में इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिटेलिंग करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अंदर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, इकोनॉमिक इकोलॉजी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीवों की विविधता, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी कि इन तीन विषयों पर, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इस पर सहज रूप से जो जानकारी सबको होती है, सहज रूप से जो चर्चा में चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए आपको, ऐसा यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ समय से लगातार क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में परिवर्तन, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं, वो एक चुनौती बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। इसमें प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों की गंभीरता, प्रश्नों की इंटेंसिटी और मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। करंट अफेयर से भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इस विषय को जोड़ करके प्रश्न आ रहे हैं, संस्थाओं के बारे में प्रश्न आ रहे हैं, योजनाओं को लेकर के प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये हो जाता है। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसको हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः यूपीएससी इस विषय से
प्रश्न जो है वो थोड़े से सरल और कम मात्रा के अंदर पूछता है। हालांकि अलग अलग वर्ष ऐसा हो जाता है कि यूपीएससी कभी किसी एक विषय से अधिक प्रश्न पूछ लेता है, कभी किसी दूसरे विषय से। तो जब हम लोग ओवरऑल पीवाईक्यू एनालिसिस पर आएंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने पहले पेपर की बात की है, और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि यही डिसाइड करेगा कि आप मेंस की परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। 200 मार्क्स से 200 नंबर का ये पेपर है, हर सवाल 2 नंबर का है। टोटल आपको 2 घंटे मिले हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका स्टेटस। चलिए पहले एक बार पेपर 2 भी देख लेते हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो पेपर 2 है इसको सीसेट ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि ओवरऑल तो प्रीलिम्स जीएस कहलाता है, लेकिन इसको सीसेट इसके अलग से शब्द प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कुछ टॉपिक्स है अगर मैं सहज भाषा में समझाऊं तो 3 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अलग अलग आपको पैसेजेस दिए होते हैं, वहां पर पैराग्राफ्स दिए होते हैं, उसमें से कुछ सवाल उसके नीचे लिखे होते हैं, पैसेज को पढ़ करके आपको उन प्रश्नों को हल करना होता है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन वाला विषय होगा। दूसरा, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस किसके हैं, रीजनिंग के सवाल हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, है ना। तो ये रीजनिंग जो विषय होता है उसके संबंधित सवाल हो गए। और सबसे लास्ट में फिर कुछ जो टॉपिक्स हैं 2, ये किससे संबंधित हो गए, गणित से जुड़े हुए, मैथ से, रीजनिंग और मैथ्स। तो 3 मोटे मोटे विषय हो गए। पहला हो गया कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हो गया रीजनिंग और तीसरा हो गया मैथ्स। अब यहाँ पर कई बार जो समस्या अक्सर आती है विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के द्वारा कि हमने तो रीजनिंग या मैथ्स पढ़ी ही नहीं है 10वीं के बाद। जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं 11वीं 12वीं में उनका आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज उनके पास विषय होता है, मानविकी विषय होता है, सेम वही ग्रेजुएशन में। तो लगभग 4 से 5 साल का अंतर ऐसा आ जाता है जब उन्होंने इसको नहीं हाथ लगाया होता है, मैथ्स को या रीजनिंग को, अंकों से कम उनका तालमेल रह जाता है, उनको समस्या थोड़ी सी आती है। सब विद्यार्थियों को आती है ऐसा नहीं है। इसमें भी जो मैथ्स और रीजनिंग है उसका भी स्तर कोई बहुत ज़्यादा होता है ऐसा भी नहीं है। हाँ, 2023 की जो परीक्षा हुई उसको लेकर के कुछ विवाद हुए थे, हमें उसमें नहीं जाना है अभी। हमें ओवरऑल यूपीएससी ने एक पाठ्यक्रम दिया है, उसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ये बात तय है कि अगर इस पेपर की भी आप तैयारी करते हैं तो बहुत सरलता से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग यानी कि इसके अंदर 80 सवाल दिए हुए हैं, 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन है, और आपको 33% नंबर लेकर के आनी है, यानी कि लगभग 27 सवाल एकदम से सही करने, अगर आप कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं तो, है ना। तो कोई बहुत बड़ा विषय तो नहीं है, बस केवल विषय है तैयारी का। थोड़ा सा एक भय भी व्याप्त हो जाता है बहुत सारे विद्यार्थियों में कि हमने पढ़ाई नहीं है मैथ्स और रीजनिंग, तो अब नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, आप बड़े बड़े भारी भरकम विषय कर लेने वाले विद्यार्थी हैं, ये भी आप कर सकते हैं, बशर्ते ये भी आपकी योजना का, प्लानिंग का, रणनीति का एक भाग होना चाहिए, और इसको भी जितना आवश्यक है उतना समय आप दें। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे सिलेबस की बात की है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कट ऑफ का जिक्र यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि कितने नंबर लाने पड़ते हैं। ये पिछले 4-5 वर्षों की कट ऑफ आपके सामने दी हुई है। कट ऑफ पहले पेपर के आधार पर दी हुई है, क्योंकि आपका जो चयन हो रहा है मेंस के लिए वो पहले पेपर के आधार पर हो रहा है। इस सेट का पेपर तो केवल पास ही करना है। तो ये कैटेगरीज दी हुई हैं अलग अलग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और फिर उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल्ड विद्यार्थी होते हैं उनके अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत वो पंजीकृत होते हैं, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई हैं। तो अगर हम ओवरऑल जनरल की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सब लगभग उतना या उसके नीचे के अंक रहते हैं, तो जनरल की 2022 में 200 में से कितने, लगभग 88 या 89 अंक पे पास थे। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी ने ठीक तरीके से लगभग 48 प्रश्न भी किए हुए थे, है ना, तो वो पास था, 45-48 समथिंग, जो भी गणित आप लगा लीजिएगा। ठीक है, 2021 के अंदर भी लगभग वही बात की जा रही है। हाँ, 20 के अंदर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था, 19 में और ज्यादा गया हुआ, 18 में और ज्यादा गया हुआ, और
इसके पहले 100 प्लस भी गई हुई है कट ऑफ। तो मुद्दे की बात है कि सुरक्षित कट ऑफ क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर आप 200 में से 100 नंबर सिक्योर कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से, आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व हो रहा है और आप मेंस के अंदर, मेंस की परीक्षा के लिए आपका चयन होगा, आप मुख्य परीक्षा लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स शुरुआती दौर है, पहला गेट है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसी स्टेज में बाहर हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रीलिम्स कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये आपकी ओवरऑल तैयारी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जो पूरी तैयारी हो रही है, अगर आपने इसके लिए एक अच्छी रणनीति बनाई है तो आप बहुत सहज सरल तरीके से इसको पास कर जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पेपर के अंदर भी 130, 135, 140 नंबर तक स्कोर करते हैं, हालांकि इसमें केवल आपको पास होना है ना, जो न्यूनतम कट ऑफ है उसके पार नंबर लाने हैं बस। कोई इसमें आपको टॉप नहीं करना है, क्योंकि किसी के नंबर कट ऑफ अगर 88.22 है तो जिसके नंबर इतने हैं वो, और उसके ऊपर चाहे कोई कितने भी नंबर ले, सब बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली अब उनको मेंस लिखना है, उसके बाद डिसाइड होगा अब उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने चर्चा की है प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की और प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की, दोनों पेपर्स की बात की है, कट ऑफ की बात की है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सहज सवाल आ सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए किताबें कौन सी पढ़ें, आदि आदि। तो यहाँ पे जो विषय दिए हुए सारे वो विषय हैं जो आपको मुख्य परीक्षा के अंदर भी पढ़नी है। ठीक है, तो अलग से किताबों की बहुत डिटेलिंग नहीं करनी होती है इसकी, ओवरऑल विषय की तैयारी हमेशा एक साथ होती है। सामान्यतः अधिकतर शिक्षण संस्थान, अधिकतर विद्यार्थी और अधिकतर का लगभग सभी जो सफल कैंडिडेट हुए हैं उन सब ने तैयारी एक साथ की है हमेशा। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते तो आपका पढ़ने का अप्रोच बदल जाता है। तो प्रीलिम्स परीक्षा कैसे पास करें, इसको लेकर के जो हमारी वीडियो आएगी वहां पर इसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ेंगे, जीएस पेपर 1 की बात करेंगे और सो ऑन, हम कंटिन्यू मोड में रहेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।